हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 11th में ही भूगोल के मीनिंग पढ़ लिया था, तो चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल, मतलब जिसमें भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब गोल है, मतलब कि पृथ्वी गोल है। और एक हमारा ज्योग्राफी का मतलब देखें तो ज्योग्राफी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। मतलब कि जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब है वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का वर्णन करने वाला। अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं, जो कि हमें बताता है कि ज्योग्राफी दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की भौतिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर महासागर है, ये कैसे बना, या ज्वालामुखी इतने प्रकार के होते हैं। हम लोग भौतिक भूगोल में ये सब पढ़ते हैं। लेकिन मानव भूगोल में हम लोग मानव जो ह्यूमन है, ह्यूमन रिलेटिव चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, लोग प्रवास कर रहे हैं, प्रवास क्यों कर रहे हैं, इसके कारण, या सामाजिक अंतर। तो हमारा भूगोल के जनक इराटोस्थनीज को माना जाता है, जिन्होंने एक पर्टिकुलर हमें परिभाषा दी कि ज्योग्राफी कहते किसे हैं। उन्होंने हमें बताया कि ज्योग्राफी कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है। जैसे अभी हमने देखा भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, इन्होंने उसे एक पर्टिकुलर इन्होंने डेफिनेशन दी कि ज्योग्राफी में ये जो चीज़ें होती हैं। इन्होंने ज्योग्राफी को साइंस से अलग किया, क्योंकि पहले ज्योग्राफी और साइंस को एक में मिलाकर देखा जाता था। लेकिन इन्होंने इसकी विस्तृत परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जब ऐसा होता है तो वो ज्योग्राफी के अंडर आ जाता है, या पृथ्वी से रिलेटेड कुछ होता है, या नेचर से रिलेटेड कुछ होता है, तो वो भी हमारा ज्योग्राफी के अंडर आता है। मानव भूगोल को देखते हैं कि एलन सी सैम्पुल ने हमें एक परिभाषा दी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी मतलब कि जो हमारी पृथ्वी के जो उसके तत्व हैं, मतलब कि मिट्टी है और पर्वत है, ये सब, और उसके क्रियाशील मानव, मतलब कि जो मानव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आगे बढ़ा रहा है, मतलब कि वो क्रियाशील है। लेकिन नेचर जो है तो स्टेबल है, वो कुछ अस्थिर है। तो मानव एलन सी सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल वो है जो और मानव के बीच संबंध स्थापित करे। भूगोल में हम सिर्फ मानव को ही लेकर नहीं चलते हैं, हम उसके साथ साथ प्रकृति को भी लेकर चलते हैं कि मानव की अगर जो विकास हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी वो ला रहा है समय समय पर, वो प्रकृति की ही देन है। तो ये हमें मानव भूगोल बताता है, उसके बीच संबंध स्थापित करता है। और मानव भूगोल की अब हम लोग विषय वस्तु या प्रकृति देखते हैं तो भौतिक भूगोल और मानव जगत का अध्ययन करता है। मतलब कि भौतिक भूगोल जो हमारे भौतिक तत्व हैं, जैसे कि नदी है, समुद्र है, पर्वत है, पठार है, और जो मानव जगत है, जैसे कि जनसंख्या है कहीं किसी क्षेत्र की, तो मानव भूगोल हमें बताता है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी स्थिति है, हमें ऐसे भौतिक तत्व मिल रहे हैं, ऐसे हमें भौतिक क्षेत्र, जैसे कि अगर कहीं पर समतल क्षेत्र है या कहीं पर पानी की अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पर मानव जल्दी बढ़ता है, वहाँ पर मानव की जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही हम लोग इसकी विषय वस्तु को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग मानव भूगोल की अध्ययन रीतियाँ देखते हैं। अध्ययन रीतियाँ हमें ये बताती हैं कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से कैसे डील करते हैं, कैसे उसका अध्ययन करते हैं। तो ये दो प्रकार से होता है भूगोल में, प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। प्रादेशिक भूगोल को हम लोग रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं, और क्रमबद्ध भूगोल को हम लोग सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल में हमें कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, जैसे कि हमें एक पर्टिकुलर सिर्फ एरिया दिया जाता है। हमें एक एरिया दे दिया गया, अब हम उसमें देखेंगे कि उसकी जलवायु कैसी है, उसमें वर्षा कितनी होती है, उसके वहाँ की संस्कृति कैसी है, ये सब। लेकिन क्रमबद्ध भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं।
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि जलवायु हमें है लेना है, जलवायु सब्जेक्ट दिया गया, तो अब जलवायु सब्जेक्ट को पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ कहाँ कैसी है, कितने प्रकार की होती है, इस सब का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल मतलब कि पर्टिकुलर हमें एक एरिया दे दिया गया कि आप इसका अध्ययन करिए, लेकिन क्रमबद्ध भूगोल में ऐसा होता है कि आपको एरिया नहीं दिया जाता, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया गया है कि अब आप इसके प्रकार देखिए, बताइए कि ये कितने तरह से होता है, ये क्यों होता है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा है। तो हम लोग प्रादेशिक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। हमारा अगला टॉपिक मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 विचारधाराएं आती हैं। सबसे पुरानी विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद या नीतिवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद हमारी मानव का प्रकृतिकरण से प्रभावित एक दृष्टिकोण है। इस विचारधाराओं को मानने वालों का ये था कि मानव जो है, तो प्रकृति मानव को कंट्रोल कर रही है, मतलब कि ये मानव प्रकृति का दास है। इसमें जो है तो पर्यावरण ही सब कुछ करता धरता था, मानव पर प्रकृति का पूरा कंट्रोल होता था। जैसे कि मानव उस समय मानता था कि अगर बारिश हो रही है तो भगवान नाराज़ हैं, या अगर उसे पानी पीना है तो वो पूजा करके तब पानी पीता था। तो ये हमें हमारी बुक में एक स्टोरी टाइप का भी दी गया है, जिसमें बेंदा की स्टोरी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बेंदा की स्टोरी बताई गई है। इसमें उसका जीवन निर्वाह वो किस तरीके से कर रहा है वो बताया गया है। वो कितना डर रहा है हर चीज़ से, कि अगर वो पानी भी पी रहा है तो वो देवी की पूजा कर रहा है, अगर जंगल में कोई आ रहा है तब भी उसे लग रहा है कि ये बाहरी लोग हैं, चलो भाग चलते हैं। तो इसे ही नीतिवाद या निश्चयवाद कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है संभववाद। इसके जनक विडाल डी ला ब्लाश है। इन्होंने बताया कि प्रकृति मानव को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि मानव प्रकृति को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर उसे कोई भी चीज़ चाहिए तो वो ऐसे ही ले सकता है, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न संभावनाओं में वो बदल सकता है। कि अगर उसे टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ करना है तो वो प्रकृति को कितनी ही मात्रा में कैसे भी यूज़ कर सकता है। लेकिन इसके आलोचक ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने एक तीसरी विचारधारा को जन्म दिया। ये विचारधारा नवनिश्चयवाद विचारधारा कहलाई, जो इन निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा मानी जाती है। इन्होंने विडाल डी ला ब्लाश की विचारधारा की आलोचना की और कहा कि ना ही मानव प्रकृति का दास है और ना ही उसका मालिक है, बल्कि वो तो एक जरिया है दोनों चीज़ों को जोड़ने का। मतलब कि ये तीसरी विचारधारा समन्वय पर आधारित है। इसमें बताया जाता है कि कोई भी किसी का मालिक नहीं है, बल्कि हमें ऐसी तकनीक या ऐसी कोई भी चीज़ अपनानी चाहिए जिससे कि ना तो प्रकृति को नुकसान हो और ना ही मानव को नुकसान हो। अगर यदि मानव को टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है तो वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचा तो मानव को ऑलरेडी नुकसान पहुंच जाएगा। तो इन्होंने ये बताया कि निश्चयवाद ज़्यादा अच्छी विचारधारा है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये इन दोनों के बीच की विचारधारा है। इसमें बताया गया है कि ना तो मानव प्रकृति का दास है और ना ही वो पूर्ण स्वतंत्र है इसका दुरुपयोग करने के लिए, बल्कि ये विचारधारा समन्वय पर आधारित विचारधारा है। अब हमारा अगला टॉपिक है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर। तो मानव भूगोल में हम मानव और प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, लेकिन जैसे हमने 11th में पढ़ा था, जो भौतिक भूगोल है उसमें हम लोग भौतिक तत्व, जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि पहाड़ हो गए, झीलें हो गई, महासागर हो गए, अलग अलग महाद्वीप हो गए, इन सब का अध्ययन करते हैं। और भौतिक भूगोल को हम लोग क्रमबद्ध आगम उपागम में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्रमबद्ध उपागम क्या है। क्रमबद्ध उपागम वो है जो हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। भूगोल में ऐसा नहीं होता है। मानव भूगोल में हम लोग प्रकृति का इस्तेमाल कर जो हम लोग उसमें अंतर लाते हैं, जो हम लोग उसमें सामाजिक और आर्थिक अंतर लाते हैं, उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। जैसे कि अगर नदी बह रही है तो वो
भौतिक भूगोल के अंदर आती है। लेकिन अगर हम लोग नदी से नहरें निकाल दें, छोटी छोटी वितरिकाएँ निकाल दें, तो वो हमारा मानव भूगोल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसमें मानव ने प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी। उसमें जो है तो मानव केंद्र में आ गया कि मानव ने नदी से नहरें निकाली, तो मानव केंद्र में आ गया और प्रकृति उसके चारों तरफ। इसी तरीके से हम लोग मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, दोनों एक ही हैं। लेकिन जब मानव भूगोल की बात आती है तो मानव को केंद्र में रखा जाता है, जब भौतिक भूगोल की बात आती है तो प्रकृति को हम लोग केंद्र में रखते हैं कि प्रकृति ऐसा ऐसा करती है, लेकिन और मानव ऐसी ऐसी क्रियाएं करता है। प्रकृति हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों ने प्रकृति को अलग पढ़ लिया या मानव को अलग पढ़ लिया, दोनों को हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति का मानवीकरण और मानवीय का प्रकृतिकरण। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये संभववाद और नीतिवाद की ही तरह, मतलब इसी से वो निकला है, तो हम लोग इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही मानव का प्रकृतिकरण है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर प्रकृति पहले की विचारधारा है ये कि प्रकृति ही मानव को कंट्रोल करती थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे मानव की बुद्धि आती गई, तो वो नए नए प्रयोग करते गया और प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगा। इसे हम लोग प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं कि मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। जैसे कि अगर कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो वहाँ पर ऐसे घर बनाएगा जिससे कि उसे ज़्यादा नुकसान ना हो। भूगोल में मानव प्रकृति की पूजा करता था कि अगर वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बिजली चमक रही है तो वो पूजा करने लगता था। अगर पानी भी पीता था तो वो पूजा करके तब पानी पीता था। तो इसे हम लोग मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मानव भूगोल का विकास क्रम। हम विकास क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस काल में हम लोग गुजरे हैं और उसमें क्या क्या हम लोगों ने खोज की है, उस समय की दृष्टिकोण क्या है। हमारे इकोनॉमिस्ट जो हमारे जोग्राफिस्ट होते हैं, जोग्राफर होते हैं, वो अलग अलग दृष्टिकोण के होते हैं। और तो हम अपना पहला काल देखते हैं। पहला काल हमें प्रारंभिक उपनिवेश से मानते हैं। वैसे तो बहुत ही पुराने से समय से चल रहा है, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर, जब से ज्योग्राफी का उद्भव हुआ है, जब से वो आई है, हमारे समझ में आई है, हमने उसे परिभाषित किया, तब से हम लोग इसको मेज़र करते हैं। तो हमारा पहला काल है प्रारंभिक उपनिवेश। तो प्रारंभिक उपनिवेश में हम लोगों ने मानवीय पक्षों का वर्णन किया, जैसे कि मानव को परिभाषित किया गया और नई नई जगह की खोजें हुई, जैसे कि कोलंबस और वास्को डी गामा। हाँ, जैसे कि वास्को डी गामा इंडिया आया था, कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी। तो ऐसे ही खोज भी हुए उस समय और मानव पक्ष को भी मतलब कि वर्णन किया गया। जो जोग्राफिस्ट हैं वो मानते हैं कि उस पक्ष में मानवीय पक्षों का वर्णन हुआ और नए देशों की खोज हुई। हमारा अगला टॉपिक है उत्तर निवेश। अगला काल है उत्तर उपनिवेश। इसमें हम लोगों ने क्षेत्रीय अध्ययन किया, जैसे कि मैंने बताया कि नए नए देशों की खोज हुई, जिसे कि उन्होंने नई दुनिया की खोज का नाम दिया। तो हम लोगों ने क्षेत्रीय अध्ययन करना शुरू किया कि वहाँ पर तो ज़्यादा दिन ठंड पड़ती है, वहाँ ज़्यादा महीने ठंड होती है, यहाँ कम महीने ठंड होती है। और जो है तो हम लोगों ने समझा, जब हम लोगों को हम लोगों को नए कुछ देश मिले, तो हम लोगों ने इस पृथ्वी को संपूर्ण जानने की हमें एक उत्सुकता हुई और हमने पृथ्वी को संपूर्ण ज्ञान के लिए उत्सुकता दिखाते हुए उसका अध्ययन करना शुरू किया। हमारा तीसरा काल है विश्व युद्ध का समय, 1930 का युद्ध। इसमें हम लोगों ने क्षेत्रीय विभेदन किया, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर तो इतनी बारिश होती है, वहाँ पर इतने महीने ठंड होती है, और पता लगाया गया कि इतने महीने वहाँ पर ठंड क्यों होती है, वहाँ पर ज़्यादा महीने ठंड होती है, यहाँ पर ठंडे महीने कम महीने ठंड होती है। तो हम लोगों ने इसको भी जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है। लोग तो लगभग बराबर ही हैं, लेकिन वहाँ की संस्कृति भी अलग है। मानव तो हैं, लेकिन वहाँ की संस्कृति अलग है। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी अध्ययन किया। तो ये हमारे प्रारंभिक 3 काल हैं। हमारा चौथा काल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, 1950 से 1960 तक की का समय जो है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में, 3 नंबर में तक की आ सकता है। जैसे ध्यान से समझिएगा
कि इसका दृष्टिकोण था स्थानिक संगठन उपागम। और इसमें किस चीज़ की खोज हुई? इसमें कंप्यूटर की खोज हुई। इसमें फिजिक्स के जो लॉज हम लोग पढ़ते हैं ये उसी समय की देन है। तो जब वो मानव का विकास होने लगा, उसने नई नई चीज़ें खोजी, नए नए देश खोज लिए, तो अब उसके लिए चीज़ें और भी आसान थी। तो इसी समय हमारा फिजिक्स के लॉज आए थे, इसी समय हमारी कंप्यूटर की खोज हुई थी। इसमें हम लोग जो है तो दुनिया के सभी भूगोलवेत्ता और सारे ही जो हमारे वैज्ञानिक थे वो मिलकर अब कार्य करने लगे थे। एक जगह की खोज दूसरी जगह पहुंच रही थी। जैसे कि अमेरिका में कोई खोज हुई तो उसकी चर्चा अब इंडिया में भी होने लगी थी, क्योंकि अब जो हमारा ट्रेड भी बढ़ने लगा था। हम लोग व्यापार भी करने लगे थे, हम लोगों की यात्रा भी होने लगी थी, जो जो पहले नहीं था। तो अब हमारा 5वां काल है 1970 का समय। इसमें नवीन विचारधारा का उद्भव हुआ। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नवीन विचारधाराएं कौन कौन सी थी? अमूलवादी, मानवतावादी और व्यवहारवादी। तो अमूलवादी सबसे पुरानी विचारधारा है। इसमें उसी वो नीतिवाद की तरह ही इसमें का भी कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोगों को जैसा है वैसा ही मतलब रहने दिया जाए, इसके लिए हुआ था। इसमें एक मतलब कि मतभेद हो गए थे कि कुछ भूगोलवेत्ता मान रहे थे कि अमूलवादी विचारधारा को अपनाया जाए, कुछ मान रहे थे कि मानवतावादी विचारधारा को अपनाया जाए। तो ये हमारे बीच मतभेद होने लगा था। हमारा छठा काल है 1990 का समय, मतलब कि आधुनिकवाद उपागम। इसमें हम लोगों ने एक ग्रैंड जनरलाइजेशन की तरह कार्य किया। इसमें विश्व के सिद्धांतों पर की उपयोगिता पर सवाल उठाए गए कि ऐसा ऐसा हमारे बीच होना चाहिए। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कि हम लोग सोशल स्टडी को ज्योग्राफी से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहना है, उसी के नियम को मानना है, उसी के कानूनों को मानना है। तो मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के बीच एक घनिष्ठ संबंध बताया गया है। देखिए इसमें लिखा है, हमारे धरातल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। जैसा कि मैंने बताया कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, तो वो उसके नियम कानूनों को मानता है। उस अपने आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करता है, अच्छी व्यवस्था करता है, अच्छी जगह रहना चाहता है, जिससे कि वो एक अर्थशास्त्र से भी जुड़ जाता है। वो हिस्ट्री, अपने पूर्वजों को जानने की कोशिश करता है, तो वो हिस्ट्री से भी जुड़ जाता है, और वो सिविक्स से भी जुड़ता है, वो पॉलिटिकल साइंस से भी जुड़ता है। तो हम लोग मानव भूगोल को सामाजिक भूगोल से अलग नहीं कर सकते हैं। और हमारे उपक्षेत्र हैं सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं सांस्कृतिक भूगोल और लिंग भूगोल। वही बात आ गई कि इस जगह की संस्कृति ऐसी है कि अमेरिका की संस्कृति ऐसी है, वहाँ की संस्कृति मॉडर्न है, लेकिन इंडिया की संस्कृति मॉडर्न नहीं है। तो हम लोग सामाजिक भूगोल में इसी बात का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना, उसे अपना विकास करना है। तो हम लोग सामाजिक भूगोल में लिंग भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल को बहुत ही खास मानते हैं। सांस्कृतिक भूगोल को तो हमने अभी समझा। लिंग भूगोल क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग नापते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी महिलाएं हैं और इतने पुरुष हैं, तो वहाँ का विकास कैसा होगा। अगर एक कोई अच्छा राष्ट्र है, कोई जहाँ पर एक शिक्षित समाज है, तो वहाँ पर पुरुष और महिलाएं बराबर होंगी। और अगर वहाँ पिछड़ा कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर ना ही शिक्षा होगी और ना ही वहाँ का लिंग अनुपात बराबर होगा। अब आते हैं आर्थिक भूगोल पर। तो मानव को विकास करने के लिए आर्थिक फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आर्थिक भूगोल में हम लोग अध्ययन करते हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और विपणन भूगोल। तो ये सभी जो संसाधन, कृषि और विपणन भूगोल हैं, तो ये सभी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम लोग इनका प्रयोग कैसे करें कि अपने विकास को और तीव्र गति दें। हमारा तीसरा टॉपिक है राजनीतिक भूगोल और चौथा है नगरीय भूगोल। तो ये दोनों इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। राजनीतिक भूगोल में हमारा निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आता है, और नगरीय भूगोल में नगरीय अध्ययन और नगरों का नियोजन हम लोग पढ़ते हैं। ये आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके ऊपर वाले दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें ही पढ़िए।
नगरीय भूगोल में हम लोग नगरों का नियोजन करना, उसका विकास के लिए किसी क्षेत्र के लिए अगर हमें विकास करना है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, हम लोग उसका नियोजन कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम लोग नगरीय भूगोल में करते हैं। और राजनीतिक भूगोल में हम लोग सैन्य और निर्वाचन भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश।